सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आप पूरे प्रदेश भर में प्रथम रैंक से चयनित हुए। पुलिस सेवा में रहते हुए, जिसको एक बहुत ही कठिन दर्जे की सर्विस माना जाता है, उस सर्विस में रहते हुए आपने एसआई परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले मैं इस जम्बेश्वर भगवान के पवित्र स्थल निर्वाण धाम को नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान पूज्य संत महंत जी श्री राजेंद्रानंद जी व युवा संत श्री सचिदानंद जी महाराज का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान शिक्षा संत श्री प्रवीण जी भाटिया सर और मंच पर अन्य मौजूद प्रतिभाएं, युवा शक्ति महिलाओं के आइकन डॉक्टर अलका जी बिश्नोई, अमित जी सीए साहब और हमारे युवा कवि भाई अशोक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो भी इस युवा सम्मेलन में हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा शक्ति और जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे पधारे हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सारी शिक्षा एक सामान्य पृष्ठभूमि से लेकर के सरकारी संस्थानों में हुई है। फर्स्ट क्लास से लेकर के स्नातकोत्तर तक मैंने सारी सरकारी संस्थान ही देखी है। उसके अलावा मैंने कोई प्राइवेट किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया और परिवार की अपेक्षा के अनुरूप मैं 12वीं कक्षा के बाद एक सामान्य किसान परिवार में अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाए। और मैं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही 12वीं के बाद BSTC का परी एग्ज़ाम दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया और उसके जस्ट बाद कॉलेज आवंटित होने के साथ ही कांस्टेबल में चयन हो गया। तो घर वालों ने कहा बस मौज बन गई, चले जाओ, बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी खत्म, आपकी ज़िंदगी सफल। लेकिन एक्चुअली में क्या, उनको वहाँ तक के बाद भी मुझे नया टारगेट देना चाहिए था। नया टारगेट दिया नहीं उन्होंने और मैं एक ऐसे महकमे में प्रवेश कर गया जहाँ मुझे न भूतो न भविष्य थी, कोई पता नहीं कि कहाँ जाना है, बस ड्यूटी करनी है और भाग भाग के करनी है जी। अब इसके बाद मैंने उस विभाग में रहते हुए वहाँ मैंने उच्च अधिकारियों को देखा कि कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई CI है, कोई RPS है, IPS है। तो मैंने गहन मन से चिंतन किया कि क्यों न ये क्या बने ऐसे कि अपन इनको सैल्यूट मारते हैं, अपन इनका इतना आदर भाव करते हैं। पर डे तो यही किताब है, पर डे हम ही किताब हैं, तो क्यों न हमको अगला टारगेट फिक्स करें। उसी दौरान 2010 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई तो मैंने कहा बस सब इंस्पेक्टर ही बनना है, क्योंकि जो सामान्य स्तर पर पब्लिक डीलिंग होती है और 99% सब इंस्पेक्टर CI ही डीलिंग करते हैं, क्राइम संबंधी जो भी थाने में होते हैं। तो मैंने कहा कोई भी आदमी कहीं भी परिवार लेकर भटके आएगा तो वापिस वो थानेदार के पास ही, तो क्यों ना यही पद है, सबसे बड़ा होगा, इसी की तैयारी करते हैं। तो उसमें 2010 की वैकेंसी में मैं अंडर एज था और मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं थी, तो मैं एक बार मन मार के रुक गया। मैंने कहा अगली भर्ती की तैयारी करेंगे। उसके अलावा मैंने कोई नया टारगेट बनाया और नई बात में उसी की तैयारी में उसी का सिलेबस लेकर के धीरे धीरे पढ़ता रहा। अब दुर्भाग्य से क्या, वो भर्ती आई 2016 में, 5 साल बीच में चले गए। हर साल ऐसा लगता था कि अगले साल आ रही है, अगले साल आ रही है, न्यूज़ में भी आती, कोचिंग के एड में भी आती कि जस्ट वैकेंसी आ रही है। और 2016 में आने के बाद 2018 में उसका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद उसका फिजिकल प्रोसेस होने के बाद जैसे ये कोरोना लॉकडाउन लग गया, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाए। कोरोना में वो भी लंबी ड्यूटी है और साथ में पढ़ाई भी करनी थी, इंटरव्यू बाकी था तो सारी प्रिपरेशन करनी थी जी। तो उसी दौरान हम शिक्षा संत प्रवीण जी भाटिया सर के आश्रम भी गया मैं एक बार। मैंने कहा इस इंटरव्यू टेस्ट में तो सबसे बड़ी बात है, सारा चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। जो अपन अभी तक तो बैठे रहते थे कि क्यों आगे जाके बोलना पड़ेगा, आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं पीछे बैठ के, कोई ज़्यादा आगे नहीं जाना अपन को। तो फिर मैंने कहा ये सब क्या करना पड़ेगा, अपन को बोलना भी सीखना है, अच्छे से बात करनी भी सीखनी है, रिप्लाई भी करनी है, क्यों आंसर देने हैं। तो मैं सर के पास गए, हम वहाँ सर को तो याद नहीं होगी क्योंकि उनके इतने स्टूडेंट मिलते हैं। तो सर से रिक्वेस्ट की, सर हम यहाँ सूरतगढ़ तो आ नहीं सकते, आप बीकानेर में क्यों ना RS के एग्ज़ाम देते थे, मेन टेस्ट सीरीज देते थे, तो क्यों ना हम इंटरव्यू की तैयारी वहीं करवा दो। तो सर के सिस्टर है RS अधिकारी रचना भाटिया मैम, उनके नेतृत्व में हमारे बीकानेर में क्लासेस लगा दी। हमने वहाँ अच्छी से प्रिपरेशन की RS के इंटरव्यू के लिए
और उसी इंटरव्यू में मुझे 50 में से 29 नंबर मिले। 79 तो लकी नंबर थे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि हम वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आए हुए थे कि हमारी भाषा में इतनी पकड़ है, हम इंग्लिश मीडियम हैं और हमें अच्छे नंबर देंगे। लेकिन हमने कहा हमारा तो सारा हटा हुआ है, हम तो सारे आंकड़े बता देंगे और रिप्लाई हम हिंदी में तो अच्छे से दे ही सकते हैं। और लहजा भी यदि मारवाड़ी आता है तो मैंने कहा कोई बुरा नहीं है, जिस परिवेश में हम पढ़ लिख के बड़े हुए हैं तो लहजा तो हमारा मारवाड़ी में आना ही है। और इसी के साथ बाद में रिजल्ट आया तो पता चला कि ये तो फर्स्ट रैंक ही आ गई। यह कोई गुरु जमशेद भगवान की असीम कृपा और माता पिता का आशीर्वाद था कि फर्स्ट रैंक से चयन हो गया। बहुत खूब। वाकई जिस सरलता और जिस सहजता के साथ आपने अपनी यात्रा बताई, निश्चित रूप से उसमें एक ऐसे युवा के दर्शन होते हैं जिसकी नज़रें में सिर्फ उसकी मंजिल है और वो कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना चाहता है, वो केवल अपनी मंजिल तक जाना चाहता है। जो बाधाएं हैं उनको वो बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से लेते हैं। रामेश्वर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं चूँकि एक एडवोकेट हूँ इसलिए पुलिस की जो जॉब है उसको भी मैं नज़दीक से देखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक टफ जॉब होती है। और बाकी जो सभी कर्मचारी होते हैं वो 10 बजे जाते हैं, शाम को अमूमन 5 बजे 6 बजे 7 बजे उनका जो ऑफिस की टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। पुलिस एक महकमा है जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है। आपका समय मैनेजमेंट कैसे हुआ? आपने अपने समय को कैसे मैनेज किया कि आप अपनी ड्यूटी भी करते रहे और साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहे? ड्यूटी होने का एक फायदा है और एक नुकसान भी है। एक, आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हो कि अपन को कहीं पिछड़े ना नहीं है, कि अपन के पास सेफ जॉब है, सेफ जोन में तो बैठे ही हैं अपन। अब अपन को आगे की तैयारी करनी है, उसके लिए अपन को क्या करना होता है कि ड्यूटी को कोई ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ कोई ऑफिस में हो, कोई गार्ड में हो, कहीं भी हो जहाँ आपको 5-7 घंटे के बाद फ्री कर दे, ऐसी जगह पर ड्यूटी ली। मैंने भी एक ऑफिस में पोस्टिंग करवाई। वहाँ मुख्यतः क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डीलिंग फाइलें थी जिसमें इंग्लिश में डील करना होता था। तो मैंने कहा ये टफ वाला काम मेरे को दे दो ताकि कुछ घंटे मेरे इसे बच जाए पढ़ने के लिए। तो मैंने उस ऑफिस में पोस्टिंग के बाद लगातार मैंने कहा मैं जितना स्पीड से काम कर सकता हूँ उतना करके और मुझे बाकी घंटे फ्री कर दो, थोड़ा टाइम मुझे एक्स्ट्रा दो। उसके अलावा जो भी अवकाश मिले थे उसको मैंने किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में आने के लिए नहीं, सारे के सारे मैंने पढ़ाई के लिए खर्च किए। शायद मेरी 12 सालों में 10 सालों में 300 उपार्जित अवकाश मिलती है हर साल 30 के हिसाब से। तो 300 मैंने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम और उसी इंटरव्यू में लगा दिए। किसी भी शादी में 15 दिन की छुट्टी ली थी मैंने सिर्फ, इसके अलावा सारी उसी में लगा दी। तो देख लो, मैंने यही टारगेट था कि मैंने कहा एक अगली स्टेप तो चढ़े कम से कम। और इसके लिए मैं 2017-18 में पढ़ते थे, उस समय यूएस में देखते थे, यूट्यूब से भाषण देखते थे। उस समय प्रेम सिंह जी भी बने थे चयन होकर के आईपीएस। उससे पहले तो उनको बहुत ज़्यादा था नहीं कि पता नहीं चला। आईपीएस बनने के बाद उनकी वो सफर जाने की जर्नी क्या थी कि वो भी सब इंस्पेक्टर बने एक टाइम में, आरएस बने, उसके बाद आईएएस बने। तो हमने भी यही तय किया कि उनके मार्गदर्शन के अनुसार चले और अपन भी सब इंस्पेक्टर उसके बाद आरएस की तैयारी करें। उसके बाद मैंने कहा आगे देखेंगे प्रिपरेशन। तो यही है कि आप यदि थक हारने के बाद भी आकर के घर और एक बार फ्रेश मूड से कहते हैं कि पढ़ेंगे तो ज़रूर, चाहे कितने ही थके हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सफल ज़रूर होंगे। और हम भी इसी डर से पढ़ते थे कि इतनी ड्यूटी करते कि हम पढ़ रहे हैं तो लोग तो 24 घंटे पढ़ ही रहे हैं घर पे ही, उनसे टक्कर लेनी है। उस चक्कर में हम जितने घंटे मिलते थे उतने ही पढ़ लेते थे। कोई सीमा नहीं थी, कोई शेड्यूल नहीं था कि जितना घंटा ज़्यादा मिले उतना पढ़ लो। जितना वो चोरी का माल जिस तरह हड़पना होता है ना, उस तरह हम घंटों को चुराते थे कि जितने घंटे पढ़ने उतने पढ़ लो। और उसी से ये रैंक और ये आज जो भी सफलता है उसी के बल पर है। जी, वाकई आपने समय को चुराया है आपने, और समय को चुराकर उस समय का आपने स्वयं के लिए जो सदुपयोग किया है उसी से आज इस गौरव को आप प्राप्त हुए हैं। मैं रामेश्वर जी अब इनसे थोड़ा एक अलग आपसे एक प्रश्न ये भी जानना चाहूँगा कि अपराध जो है वो भी आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग देखते हैं कि अनेक ऐसे युवा हैं जो अपराध की दुनिया की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। उन्हें वहाँ पर जो है वो पैसों का भी लालच है, ग्लैमर का भी लालच है, कई ऐसी चीज़ें हैं। और जब निश्चित रूप से वो अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं, अपराध की दुनिया की तरफ अग्रसर होते हैं, तो नशा उसमें एक प्रमुख तत्व माना जाता है। तो रामेश्वर जी, आपने पुलिस की सर्विस की है इतने वर्षों तक, और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननी चाहिए कि आपने 12 वर्षों तक आपने अपना एक लक्ष्य बनाए रखा।
अन्यथा होता ये है कि जब व्यक्ति किसी जॉब में होता है तो 1-2 वर्ष के उपरांत आदमी थक हार कर बैठ जाता है कि ठीक है अभी मैं इसी में अपना सेटिस्फेक्शन करता हूँ। लेकिन आप 12 वर्षों तक लगातार आप अपने जो लक्ष्य की तरफ है वो अग्रसर होते रहे, और इस दुनिया को भी आपने देखा होगा पुलिस महकमे के दौरान। तो आप युवाओं को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे वे इस दुनिया से दूर ही रहें और अपनी मंजिल को और अपनी सफलता को प्राप्त करें? पुलिस मुख्यतः अपराधी से जुड़ा हुआ भाग है जी उसका दिमाग जहाँ से सोचना शुरू करता है, जहाँ से अपराधी करता है, जी उसका सामान्य ऐसे फंक्शनों में आना और ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना, सज्जनों से मिलना तो बहुत ही कम होता है। जी सुबह से लेकर शाम तक अपराधी या अपराध से पीड़ित कोई आदमी मिलेगा अपन को। जी तो समाज को हम सोशल मीडिया वगैरह से जो भी अपराधी घटना होते हैं उनसे कि ये किसी प्रेरित होकर के इसने क्या घटना की, हम उसकी तहकीकात करते हैं और उसके एकदम निचोड़ तक जाते हैं। तो हमारा समाज किसी से जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हमारा समाज में कुछ युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं जी। जो बिल्कुल नकारात्मक है, समाज का नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जी जैसे उनको उनका सरनेम फॉलो करते हैं, अपने बच्चों के नाम किसी गुंडे के नाम पर रखते हैं। ये बड़ी मतलब दुखद बात है। जैसे छोटे छोटे बच्चे उनके नाम भी क्या नाम बताइए अभी उनके नाम पे रखे हुए, आपके बच्चे का ये है वो तो जेल में है, जी उसके बिल्कुल नाम आपके बच्चे का रखा हुआ है। मतलब उनके पता नहीं माता पिता क्या सोचते होंगे, क्या सोच के रखे होंगे, या पता नहीं उन गुंडों में वो कैसे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा देखते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन वो क्राइम के क्षेत्र में इतनी कम एज में उतर जाते हैं कि कई तो 18 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले ही जेल चले जाते हैं। जी तो सभी माता पिता और परिवारजनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी संतान की संगति पर जरूर ध्यान रखें। चाहे जी। आप पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतनी मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर चुके हो कि आप हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो, हमसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में समर्थ हो कि आप हमारी आंखें देख के भाप सकते हो कि हम क्या करके आए हैं। तो आप अपने बेटे बेटी की चाहे मोबाइल से किसी से बात करके भी फ़ोन करके आपके सामने देखा ना तो आंख में आंख मिला के देख लेना, पता चल जाएगा कि आपका बेटा या बेटी किस मार्ग पर है। कहीं भी जाकर आ रहा है या क्या कर रहा है तो भी पता चल जाएगा कि इसे संगति वाला कौन है। बाद में पता चलता है, माइट आते हैं कहते हैं कि सर हमारे वाला बच्चा तो मोटरसाइकिल पीछे बैठा था, गोली अगले वाले ने चलाई थी, जी। गोली अगले वाले ने चलाई, पीछे वाले ने चलाई, 302 में जेल तो जाई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हर परिवार मिलकर एक समाज बना है, चाहे वो विष्णुई समाज है कोई और समाज है। तो विष्णुई समाज के कुछ प्रतिभावान जो बंदे हैं ना, अपराधी भी प्रतिभावान बनते हैं, ये और बता दूं मैं आपको। जो अच्छा टैलेंटेड होते हैं ना वो उसमें टैलेंट यूज करके ही बनते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों का टैलेंट खराब नहीं होने देना। आप चाहे कितने भी धन संपदा कमा लेना, चाहे कितने भी परिवार के बच्चे के लिए सेफ जोन रखे चले जाना कि इसके तो 3 पीढ़ी तक खाते खाते भी खत्म नहीं होगा, ये आपकी कोई सफलता नहीं है। आप सफलता यही कि उसको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए है और उसको पैरों पर खड़ा कर दिया है, तो आपको कहीं भी सिर नीचे नहीं होने देगा। आपको मान सम्मान आपका बढ़ाएगा नहीं तो घटाएगा तो नहीं कम से कम। तो इसलिए अभी कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें 20-20 साल के विष्णु समाज के बच्चे, जो एक बीकानेर में लूट हुई थी जिसमें 6,000 रुपए की लूट के लिए उसने गोली मार दी जी। लुटेरा विष्णु ही था, उसका नाम भी विष्णु था जी। तो माँ बाप ने क्या सोच के नाम रखा होगा आप ये अनुमान करो। जी। इसी हिसाब की एक हनुमानगढ़ में भी दुर्दांत घटना हुई थी, कोई महिला जलाने की। इसी हिसाब की कोई 1-2 घटना और हुई जो मतलब इतनी निंदनीय घटना है कि उसमें उनके सरनेम में क्या कि विष्णु पड़ते हैं ना, तो एक बार वो शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी समाज से बिलोंग करते हैं क्या? हमारे समाज की बहुत ही साफ छवि है। मैं बता दूं, मैं 12 साल की नौकरी में मैंने चाय टेस्ट नहीं किया अभी तक, क्यों मेरे दादाजी नशा मुक्ति आंदोलन के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। उसी समय से सीख गए थे हम कि किसी भी प्रकार के नशे में शामिल नहीं होना है। जैसे अलका जी विष्णु कह रहे थे कि इनके दादाजी थे, ये इनकी संगति के दादाजी थे। इनके ताऊ जी है रूपाराम जी, उनको मैं जानता हूँ, वो अभी भी सक्रिय है वहाँ मुकाम में। इनके 2 चचेरे भाई थे, वो मेरे साथ कांस्टेबल ही लगे थे, रामेश्वर और रविंद्र जी। तो इस हिसाब से जो समाज में सुई होती है कि अपन कहते हैं कि जैसे मैं चाय नहीं पीता तो सामने वाले कहते तो विष्णु ही हो गया जी। क्या समाज की सुई रही होगी? आप बताओ, अपने पुरखों ने अपना कितना बड़ा अपना समृद्ध समाज दिया है कि आप चाय मना कर रहे हो, सामने वाला अपना को समाज बता रहा है। और अब एक तरफ दूसरी जो डार्कनेस है, जो 2% 4% अपराध की तरफ जा रहे हैं। चलो किसी गुंडे की वो हवेली से अट्रैक्शन हुआ है, किसी गुंडे की फॉर्चूनर से अट्रैक्शन हुआ है, लेकिन कम से कम उनके ये तो देखो कि वो कितने साल जेल काट के आए हैं, कितने साल आगे जेल जाने वाले हैं। उनका कोई कैरियर नहीं है, समाज में कोई इमेज नहीं है, तो उनको फॉलो नहीं करे।
और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रख करके उनको सही मार्ग प्रदान करे। यदि वो कोई छोटी जॉब लगे या कोई बड़ी जॉब लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराध की दुनिया से तो उसको दूर रखे। ये मैं विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस भी माता पिता की अपने संतान पर समय रहते हुए निगरानी नहीं है, वो अपना अमूल्य समय और अमूल्य धन खो सकता है। बिल्कुल, वाकई बहुत सुंदर शब्दों में आपने बताया। विलो जी ने अपनी जो राव जेतसी की कथा है उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह से जब जैसलमेर का जो किला है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उनके पुत्री का जब विवाह हुआ था तो गुरु जम्बेश्वर भगवान वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। और जब गुरु जम्बेश्वर भगवान वहाँ से पुनः लौटने को हुए थे तब राव जेतसी से उन्होंने कहा था कि आपको अगर कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। तब कहते हैं कि राव जेतसी ने आंखों में पानी भरते हुए कहा था कि गुरुदेव, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने कोई भी 2 बिश्नोई ऐसे दीजिए जिन्हें मैं मेरे राज्य में बसा सकूं, और उन बिश्नोइयों का जो जीवन है वो जीवन देखकर मेरे राज्य के जो दूसरे नागरिक हैं वो अपना जीवन सुधार सके। तो इससे आपको जो एक अद्भुत जो छवि हमारी रही है उस छवि के आप दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वर जी की वाणी में निश्चित रूप से मैंने ये प्रश्न इसीलिए पूछा था कि वो दर्द झलकता है कि जब समाज की प्रतिभाओं को, समाज के ऐसे अवांछित तत्वों के बारे में सुनने को मिलता है तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़े दर्द का अनुभव होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि समाज इस चिंतन को बहुत ही प्रमुखता से लेगा और जहां कहीं भी ऐसे अवांछित तत्वों को बढ़ावा मिलता हो उन गतिविधियों को रोकने का भरसक प्रयास करेगा। रामेश्वर जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विशेष रूप से नोखा और इस क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ है तो उससे निश्चित रूप से हमें जो एक बहुत ही सुखद भविष्य है वो दिखाई दे रहा है आगे का। समाज के अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या प्रयास किए जाएं कि वहाँ पर भी ऐसे ही सुखद परिणाम देखने को मिले? मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बेहतर समाज है वो शिक्षा के बल पर ही बनता है जी। और कहीं भी किसी भी समाज को सुधार करना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना होता है जी। जैसे सूरतगढ़ क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था भाटिया आश्रम, प्रवीण जी भाटिया सर के, और उन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं भारत में अब इनके सूरतगढ़ नाम से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। इसी प्रकार बिश्नोई समाज को भी आगे बढ़ाना है तो उसको शिक्षा को इस तरह से बढ़ाओ कि शिक्षा एक हथियार की तरह है जो सबसे पहले गरीबी को खत्म करता है। जी। शिक्षा एक अनमोल चाबी है, जो सुनहरी चाबी है, जो जीवन के बंद भाग्य है उनके सारे ताले खुल जाते हैं उसके लगाने के बाद। तो मैं यही चाहता हूँ कि समाज में अभी जो महिला प्रतिभाएं हैं जैसे डॉक्टर अलका जी बिश्नोई हैं, परी जी बिश्नोई IAS है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो नवीन उदाहरण पेश हुए महिला शक्ति के। अपनी जो युवा शक्ति है उसमें 50% लड़के हैं, 50% लड़की है। अपन ज़्यादा फोकस करते हैं अमूमन जो सामान्य पृष्ठभूमि के परिवार हैं, जैसे कई शिक्षित परिवार है जिनके माँ बाप अच्छी पोस्टों पर है, वो तो ज़्यादा भेदभाव करते नहीं हैं, उनको समान अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में है, जो कृषि पृष्ठभूमि में है, वो दोहरा भाग करते हैं कि बेटे को पढ़ाना है, बेटी को एक टाइम के बाद के पति पढ़ा देंगे, आगे आपको इसको औपचारिक शिक्षा दे दो, मतलब कम उड़ने के कम मौके देते हैं उनको। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इसके लिए समाज कोई विशेष कार्य करे, विशेष में जैसे अपन महानगरों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, जैसे दिल्ली में, तो लड़के तो कहीं भी रह लेते हैं, कोई भी हॉस्टल शेयर कर लेते हैं, किसी भी बंदे के साथ रह लेते हैं। लेकिन जो सामान्य गांव ढाणी से लड़कियां आती है वो सपना देखती है कि IAS बनूंगी, ऊंची उड़ान भरूंगी, लेकिन फिर वो माता पिता की हैसियत और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि देख के उन सपनों को रीट में और पटवारी में कन्वर्ट कर लेती है कि यहीं लग जाते हैं यार, वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ रहने की कोई व्यवस्था है नहीं, कोई कोचिंग ले भी लेंगे तो रहेंगे कहाँ, इतना अफोर्ड करेंगे कैसे। तो मैं कहना चाहूँगा कि समाज इस युवा सम्मेलन के माध्यम से या समाज के जो भी इस संपन्न है वर्ग जो ये कर सकता है, तो कम से कम 100-200 रूमों का हॉस्टल होना चाहिए दिल्ली में लड़कियों के लिए, जिसमें इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि माता पिता को कॉन्फिडेंस हो कि वो मेरी बेटी वहाँ सेफ है, उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, कोई महिला सुपरवाइजर लगी हुई है, उसके अंडर में 100-200 महिलाएं रह रही हैं, तो पूरा यकीन है कि हर साल आपको 2-3 IAS अफसर बिश्नोई समाज से महिला IAS अफसर मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो इसके लिए आप एक सुनहरा प्रयास करें, एक ऐसा कोई वहाँ हॉस्टल बनाएं ताकि
मैंने ये खुद समस्या से मैंने जिया इस समस्या को, भाई अपन दिल्ली पढ़ने जाए तो किस हिसाब से पढ़ने जाए और क्या किया जाए। चलो हम लड़के हैं, अब लड़की होती तो मैं ही लड़की होती तो मैं किस तरह पढ़ती, उस हिसाब से जिया। मैं बहुत बार दिल्ली गया हूँ, बहुत बार वहाँ गया हूँ, बहुत सी चीज़ें देखी है मैंने वहाँ। तो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए और प्रतिभा को निखार लाने के लिए एक बहुत मेरा ये सुझाव है छोटा सा, जो गौर करने लायक है। जी बिल्कुल, बहुत खूब श्रीमान रामेश्वर जी, आपने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज शब्दों में अपने अनुभव हम सभी से साझा किए। निश्चित रूप से समाज आपके अनुभवों से लाभान्वित होगा।